मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 22 अप्रैल का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है और अर्थ डे की इस बार की जो थीम है वो है आवर पावर आवर प्लैनेट। फोकस है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पे को बढ़ावा देने पे फोकस है। रिन्यूएबल एनर्जी वो होती है जो कि हमेशा पैदा की जा सकती है, जैसे जो सोलर एनर्जी है, सूर्य का जो एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, तो वो इस कैटेगरी में आता है। कोल एनर्जी है, ये नॉन रिन्यूएबल है। क्यों? क्योंकि एक बार ख़त्म हो जाएंगे स्टॉक तो फिर हम उन्हें बहुत जल्दी बना नहीं सकते, क्योंकि उनके बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। विंड एनर्जी है, ये सब जो है आपका रिन्यूएबल में आता है। और अर्थ डे का जो सेलिब्रेशन है वो 1970 से ही सेलिब्रेट किया जा रहा है इस डे को। और इसको जो सबसे पहले ऑर्गेनाइज़ किया था डेनिस हेस ने। ये एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे और इन्होंने ही इसको मनाने की स्थापना की थी। अर्थ डे के अभी 2025 के जो एम्बेसडर हैं वो आपकी एंटोनिक स्मिथ हैं, जो कि एक सिंगर हैं और एक एक्ट्रेस हैं। तो ये बात हो गई अर्थ डे की। सब जगह इस पे कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, बताया जाता है कि कैसे हमें अपनी अर्थ को हरा भरा रखना है, क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है, ताकि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सुविधा रहे। फिर बात कर लेते हैं हम, पोप फ्रांसिस का निधन हुआ 88 वर्ष की उम्र में, और इस पे काफ़ी सारे कल न्यूज़ थे, आर्टिकल्स थे। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि इन्होंने अपनी एक मेमोयर लिखी थी और उसका नाम है होप, HOPE, होप। तो ये पहले ऐसे पोप थे सिटिंग जिन्होंने अपना मेमोयर लिखा था, अपने बारे में पूरा बुक लिखी थी। और इसके अलावा ये पहले ऐसे थे जिन्होंने US विज़िट किया था और वहाँ की जो कांग्रेस है उसको संबोधित किया था। तो इनसे रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर अगर हम बात कर लें तो अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में को लेकर थोड़ा बहुत विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे अभी बाद में। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडो चाइना रिलेशंस की। इसके ऊपर एक आर्टिकल निकला है द हिंदू में। 75 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज हैं हम लोगों के, 75 साल मन रहे हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट निकली हैं एडिटोरियल में। इसमें बताया गया कि इंडिया का जो ट्रेड इम्बैलेंस है विद चाइना वो करीब 100 बिलियन US का है। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है डायरेक्टली कि कितना का हमारा ट्रेड का डेफिसिट है, क्या है। और इसके अलावा इसके बाद भी चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। और जहाँ तक बात है, चाइना और इंडिया ब्रिक्स और SHO के पार्ट हैं, SCO के पार्ट हैं, और तो इसमें इनका बातचीत चलती रहती है। और इसके अलावा चाइना की जो पॉलिसी है वो इंडिया को लेके बात हो रही है कि कैसे हम ऐसी पॉलिसी बनाएं जिसमें हम चाइना के साथ को एग्जिस्टेंस हो सके, दोनों देश एक साथ रह सके, दोनों की ग्रोथ हो। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादा रिलाई भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की जो एक्टिविटीज़ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक संदेह पैदा करती हैं हमेशा ही। जैसे 2020 में अटैक किया था वहाँ पे। और इसके अलावा हमें साथ भी चलना है और अपने आप को इतना मजबूत रखना है इकोनॉमिकली भी, डिफेंस में भी, कि हम उनको टैकल भी कर सकें। क्योंकि चाइना की पॉलिसी है कि वो इंडिया को एक तरह से घेरने का बात, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है कि चारों तरफ से इंडिया को घेर रहा है। इसी के चलते जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है, जैसे श्रीलंका है, तो वहाँ के हम्बनटोटा में पोर्ट का निर्माण करवा रखा है। ये इस पर क्वेश्चन बनता है, आया भी, पूछा भी जा चुका है। बाकी नेपाल में भी कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रही है, जैसे वहाँ का पोखरा एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, पाकिस्तान में कर रही हैं, बांग्लादेश के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रही हैं। तो इस पे एक आर्टिकल है डिप्लोमेसी पे, इंडो चाइना डिप्लोमेसी पे। फिर हम बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो ने जो है वो 2 सैटेलाइट्स का सक्सेसफुल डॉकिंग किया है। डॉकिंग का मतलब होता है 2 सैटेलाइट को जोड़ना। ये जो प्रोसेस है ये हमारे जो फ्यूचर मिशन है
स्पेस में गगनयान भेजने का, और बाकी उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम 2 सैटेलाइट्स को इसे जोड़ सकते हैं, शटल्स को जोड़ सकते हैं, तो उसी के थ्रू जो मटेरियल है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। तो ये एक न्यूज़ है कि अभी इसने रिसेंटली इसरो ने सेकेंड डॉकिंग ऑफ 2 सैटेलाइट्स SDX-01 और XDX-02 ये अचीव किया है। SDX-01 का नाम चेज़र है और SDX-02 का जो है वो टारगेट नाम है। इसके साथ ये पहला डॉकिंग जो है वो आपका 16 जनवरी 2025 को ही हुआ था, और उसके बाद जो है वो अनडॉक कर दिया गया था 13 मार्च को। फिर ये सेकेंड इसका स्टेप है। इसके साथ ही इंडिया जो है ये ऐसी 4th कंट्री हो गई है जिसके पास जो है ये एक एक्सपीरियंस है कि वो डॉकिंग एक्सपीरियंस है, जोड़ने का एक्सपीरियंस है। इंडिया के अलावा US, रशिया और चाइना जो है इनके पास डॉकिंग एक्सपेरिमेंट की स्पेशलिटी है। और ये जो मिशन है इसका नाम है SPADEX मिशन। और इसका ऐसा डिज़ाइन किया गया है, इसको इस तरह से डेवलप करा जा रहा है कि ये आने वाले टाइम में जो भी स्पेस क्राफ्ट से रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी है उसके लिए ये हेल्पफुल रहेगा, और फ्यूचर मिशन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक इसरो से रिलेटेड न्यूज़ है। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो एक आर्टिकल निकला है स्टील सेक्टर का कि इंडिया जो है वो अभी भी सेकेंड बिगेस्ट वर्ल्ड में क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा नेट मतलब क्रूड स्टील को प्रोड्यूस भी करता है और नेट इंपोर्टर भी है फिनिश्ड स्टील का। 2024-25 की रिपोर्ट में ये बात कही गई है। हमारा स्टील सबसे क्रूड स्टील हम बनाते हैं और वहाँ फिनिश्ड स्टील हम दूसरों को बेचते हैं, फिर वहाँ से उसको इंपोर्ट भी करते हैं। फिर बात कर ले हम कि एक न्यूज़ आई है रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे। ये पूरा एक एडिटोरियल निकला है कि चाइना ने जो है आपका क्या किया है कि US के अभी बात जो टैरिफ वॉर चल रहा है तो उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उन पे ज़्यादा टैरिफ लगाने की बात कही है, उनको उनके एक्सपोर्ट्स को रोकने की बात कर ली है। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इन्हीं पे एक पूरा आर्टिकल निकला है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं ये एक सीरीज़ ऑफ 17 सब्सटेंसेस हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं अर्थ के क्रस्ट में। जो अर्थ का ऊपरी हिस्सा होता है, क्रस्ट होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं। वहाँ से इनको निकाला जाता है और फिर इनको रिफ़ाइन किया जाता है। तो जहाँ तक बात होती है कि ये प्रेजेंट तो बहुत सारी कंट्रीज़ में हैं, लेकिन अगर एक तरह से देख लिया जाए तो चाइना की है, जो चाइना है उसकी मोनोपोली है कि उसके पास एबिलिटी है कि वो केमिकली अब जैसे मिट्टी है जो मिली उसको सीधे निकाल के तो यूज़ नहीं किया जा सकता है। तो जो भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं इनको केमिकली फिर वो निकालते हैं और उनको इस लायक बनाते हैं कि उनका यूज़ किया जा सके। और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं इनके बहुत सारे यूज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ है, न्यूक्लियर एनर्जी में यूज़ है, जितने भी जो भी हमारी अभी प्रेजेंट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं सब में इनका यूज़ होता है। तो इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि डिस्पोरियम है, गैडोलीनियम है, ल्यूटियम है, इनकी बात कही है। तो इनमें जैसे गैडोलीनियम है, इसका यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर्स की शील्डिंग के लिए होता है और मेडिकल इक्विपमेंट्स में होता है। इसके अलावा ल्यूटियम है, इसका PET स्कैनर पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ में यूज़ होता है। स्कैंडियम है और एल्यूमिनियम का एलॉय है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है। टर्बियम है जो कि पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो साइंस टेक्नोलॉजी के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछ सकता है कि ये एलिमेंट का नाम पूछ लेगा और उसका यूजेज पूछ लेगा कि क्या है। इसी तरह यूट्रियम है, यूट्रियम का यूज़ जो है वो आपका कैंसर ट्रीटमेंट में होता है और सुपर कंडक्टर्स में भी यूज़ होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड।
और इसके अलावा अगर हम बात कर लें इंडिया की, तो इंडिया में जो है वो लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन होता आया है, इसके पास क्षमता है, और ये इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड इसका काम करती है। केरला में क्या, ये हमेशा कई बार न्यूज़ आ चुका है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है कि मोनाजाइट सैंड जो है वो कहाँ की है, तो वो केरला के बीचेस में पाई जाती है, उसको लेके और उसका एक्सट्रैक्शन करता है आपका इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। फिर बात कर लें तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की एक उन्होंने पार्लियामेंट में रिपोर्ट दी है कि करीब 2270 टन 2270 टन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट जो है वो उनका इंपोर्ट किया है इंडिया ने 2023 और 24 में। तो क्वेश्चन फॉर्म में ये आ सकता है कि हाँ कितने का इंपोर्ट है और ये क्या है, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है। और इसी के लिए फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो पार्ट 1 है 2025 में लॉन्च किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें करीब 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे जितने भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और इसका जो काम है वो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करेगा। 2024-25 से लेके 2030-31 में इतने एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट हैं, देखेंगे कि क्या एलिमेंट्स कहाँ कहाँ से निकल सकते हैं, कैसे निकाला सकता है, फिर बाकी उनका, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंसी है वो कम हो सके, बाकी के देशों पे डिपेंडेंसी कम हो सके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो ये बात हो गई आपका रेयर अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है आपका ये क्रिएटिव इकोनॉमी को लेके, क्रिएटिव इकोनॉमी आउटलुक 2024 अंगटाड के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है। क्रिएटिव इकोनॉमी की बात आजकल काफ़ी हो रही है कि जैसे एक न्यूज़ आई थी कि जैसे हम लोग डेवलप कर सकें पेडलिंग के द्वारा वॉशिंग मशीन, तो ये सब क्या है, ये सब क्रिएटिव हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ की किस तरह से हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकें चीज़ों का। तो इसको लेके रिपोर्ट आई है अंगटाड की, और इसमें बताया गया है कि ग्लोबली जो है 2022 में जो ये इकोनॉमी है क्रिएटिव इकोनॉमी ने काफ़ी ग्रो किया है, 29% तक का इंक्रीज़ देखा गया है इसमें। और तो ये एक था इम्पॉर्टेंट। और इसके अलावा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर लें तो कर्नाटका ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया 2023-24 में, बाकी अभी स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और विवाद अभी बीच बीच में चल रहा है लैंग्वेज को लेके, जैसे तमिलनाडु ने मना कर दिया कि हम एज अ थर्ड लैंग्वेज हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसी तरह महाराष्ट्र में भी विवाद चल रहा है कि क्या है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे हमारा एक लेक्चर है, वो आप उसको देख सकते हैं, उसमें डिटेल डिस्कशन कर दिया जाएगा।